जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मात्रक एवं मापन, उसके थ्योरी का यह आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए अभ्यास प्रश्न को करेंगे, जिसमें प्यारे प्यारे सवाल दिए गए हैं जो कि आपके जेई, जो कि आपके नीट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। हम उन्हें एकदम कॉन्सेप्ट पूर्वक आपको बताएंगे। तो आज के इस लास्ट टॉपिक की आइए शुरुआत करते हैं हम सिग्निफिकेंस फिगर पे। सबसे पहले आइए कुछ बेसिक्स को बता दें कि जैसे अगर आपको मापन करना हो 1.24 का, 1 कितने का मापन करना हो, 1.24 का मापन करना हो, तो जो आपके पास स्केल होती है उस स्केल पर इस तरह से क्या बने होते हैं, खाने बने होते हैं। और उस स्केल में इस प्रकार से 10-10 खाने उसके अंदर में, इसको मिला लीजिएगा, तो इस प्रकार से 10-10 खाने अंदर में बने होते हैं। यहां पे लिखा होता है 1, यहां पे 2, और यह क्या है आपका 3, और यहां पे होता है 0। और बीच में जो बीच वाला खाना होगा थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा, और यह कितने कितने का होता है, आधे आधे का गैप होता है। तो अगर आपको मापना है 1.24, तो 1.24 मापने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 1 पे जाएंगे और फिर यहां से यहां तक चलेंगे, तो यह आपका 1.2 होता है। लेकिन आपको 1.24 मापना है तो आप इसमें एग्जैक्टली आप नहीं माप सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो खाना है यहां से यहां तक अगर चले जाएंगे आप तो वह 1.3 हो जाएगा। इसके बीच में यहां कहीं आपका होगा 1.24, यानी कि जो यह आपकी स्केल है ना, यह 1.24 नहीं माप सकती। 1.24 माप सकती है लेकिन 1.24 को एकदम शुद्ध नहीं माप सकती। यह 1.2 को एकदम शुद्ध माप सकती है लेकिन 1.4 को शुद्ध नहीं माप सकती। दूसरी बात यह है कि देखिए यह आपकी जो स्केल है कम से कम कितनी माप सकती है, कम से कम इसमें कितने खाना है, तो कम से कम इसमें 0.1 सेंटीमीटर का खाना है, यानी कि 1 mm का खाना है। और कोई भी यंत्र या कोई भी स्केल जो कम से कम मापन कर सकती है वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका कहलाता है अल्पतमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उसका अल्पतमांक कहलाता है। अगर आपके पास इसी स्केल का एक और वर्जन होता कि उसके पास ऐसा होता कि यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, तो जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं कि 10 खाने होते इसमें इस प्रकार से, और एक एक खाने में भी इसके अंदर 10 खाने होते, तब जाकर के हम इसमें क्या कर देते, हम इसके मतलब 1.24 को माप सकते थे। और यह जो खाना होता ना, इसमें भी अगर 10 होता तो यह 1.01 सेंटीमीटर तक आपका माप पाता, और यह इसका क्या होता, अल्पतमांक। यानी कि कोई भी यंत्र जितना कम से कम दूरी माप सकता है, जितना कम से कम अपने मात्रक को माप सकता है, वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका अल्पतमांक कहलाता है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपका क्या है, सार्थक अंक है। क्या है? सार्थक अंक है। तो अगर हम किसी भी भौतिक राशि को मापन करते हैं ना, तो उस भौतिक राशि के मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, कुछ न कुछ त्रुटि होती है। जैसे अगर हमें 1.24 को मापना था तो इस स्केल में मापे तो एकदम निश्चित नहीं माप पाए, यानी कि हमारी मापन में क्या आई, अनिश्चितता आई। तो कुछ भौतिक राशियों के मापन में क्या आती है, अनिश्चितता आती है। और उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा कि जैसे अगर कोई संख्या 1.26666 लिखी हुई है इस प्रकार से, तो हम इसमें क्या करते हैं, 1.27 करके इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यह देखिए, यह संख्या अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए, इस मापन को शुद्ध करने के लिए, यथार्थ करने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, उन अंकों को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक की परिभाषा आप क्या बताएंगे? सार्थक अंक की परिभाषा बताएंगे कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से मापने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं।
या आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि कुछ भौतिक राशियों के मापन में कुछ क्या होती है, अनिश्चितता होती है, जो कि किसके कारण होती है, मापक यंत्रों के द्वारा होती है। उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए या उस अनिश्चितता को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब देखिए, जो आपका यह सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। आइए मैं बारी बारी से उन रूल को बताऊं ताकि आप उस रूल को समझ सकें और अपने एग्जाम्पल में उसे अप्लाई कर सके। अब देखिए, जो सार्थक अंकों को निर्धारण करने के कुछ नियम होते हैं, आइए मैं उनको एग्जाम्पल से रिलेट करके आपको बताता हूं ताकि वे चीजें आपको समझ में आ सके। जैसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो जैसे कोई भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 5, इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या दी है जिसमें एकदम क्या है, अशून्य है, शून्य इसमें नहीं है, तो कोई भी अशून्य संख्या सार्थक अंक होती है। यानी कि इसमें अगर हम सार्थक अंक देखें, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या इस संख्या में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 5। यानी कि किसी भी अशून्य संख्या, कोई भी अशून्य संख्या क्या होती है, सार्थक अंक होती है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर कोई संख्या है जैसे 2.00 है, यानी कि दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर आने वाला शून्य भी क्या होता है, सार्थक अंक होता है। अर्थात इसमें अगर हम सार्थक अंकों की संख्या देखें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या यानी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 1, 2 और 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3। तो पहला रूल हमने क्या बताया कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, यानी कि जो संख्याएं शून्य ना हो वे क्या होती हैं, सार्थक अंक होती हैं। तो इसमें कोई शून्य संख्या नहीं है, न तो आगे, न तो पीछे, न तो बाएं, न तो दाएं, तो यह सारी संख्याएं सार्थक अंक में आएंगी और सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5। दूसरा रूल हमने क्या बताया कि कोई भी अगर आपकी ऐसी संख्या है कि जिसके दशमलव के बाद शून्य आता है तो दशमलव के बाद दशमलव के दाईं ओर आने वाला शून्य हमेशा सार्थक अंकों में जोड़ा जाएगा, इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 3। अब इसके अगर हम विपरीत चले, इसके अगर हम विपरीत चले तीसरा, तो अगर आपके पास ऐसा है कोई संख्या 0.02 और इसमें अगर हम पूछें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने सार्थक अंक हैं, कितनी सार्थक अंकों की संख्या है, तो यह देखिए दशमलव कोई भी अशून्य संख्या जो है यह क्या है, आपकी अशून्य संख्या है, यानी कि शून्य नहीं है। अशून्य संख्या के दाईं ओर, अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाला शून्य क्या होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। तो इसमें अगर सार्थक अंक की संख्या देखी जाए तो केवल एक है, यह आपकी अशून्य संख्या है, यानी कि जो शून्य ना हो, तो यह आपकी अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या की बाईं ओर आने वाला शून्य का सार्थक अंक नहीं होता है, इसलिए इसमें आपके कितने सार्थक अंक हैं, आपके एक सार्थक अंक है। अगर अगले हम रूल की बात करें तो जैसे यह आपकी एक संख्या है, यह आपकी क्या है, एक संख्या है, तो जैसे अगर हम लिखें यहां पे 205 और 04, इस प्रकार से अगर कोई संख्या लिखें और इसमें आपसे पूछें कि कितने सार्थक अंक हैं, तो अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें देखिए इसका रूल क्या है कि यदि किसी भी दो अशून्य संख्या के मध्य में किसी, जैसे देखिए एक अशून्य संख्या ये है, एक अशून्य संख्या ये है, दो अशून्य संख्या के बीच में यदि आपका शून्य आता है, यदि आपका शून्य आता है तो वह सार्थक अंक आपका होगा। फिर से एक बार कि यदि किसी भी दो अशून्य संख्या के बीच में शून्य आता है, किसी भी दो अशून्य संख्या के बीच में शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा, वह सार्थक अंक होगा। यानी कि इस संख्या में टोटल कितने सार्थक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 5। अगर शून्य बीच में आता है तब सार्थक अंक जोड़ा जाएगा, और यदि किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। अब इन सारे एग्जाम्पलों का मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप अपनी कॉपी में करके उसको कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिएगा। जैसे अगर आप इसमें बताइएगा हमें कि 2
5 7 6। इसमें कितने सार्थक अंक हैं आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और 38.00 इसमें बताना है आपको कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। 0.0000004 में आपको बताना है कितने सार्थक अंक हैं। और आपको 2050301 इसमें आपको बताना है कितने सार्थक अंक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए हमने बताया था कि दो अशून्य संख्याओं के मध्य अगर 0 आ जाए तो वह भी सार्थक अंक होता है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे 6.01 और 8.0002। तो इसमें भी देखिए दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी 0 आ जाएंगे सभी सार्थक अंक होंगे। यानी इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें 1 2 3 4 5 सार्थक अंक। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको छाप लीजिए एक बार, फिर हम अगले रूल की बात करते हैं। अगला आपका रूल देखिए 5वां नंबर, जैसे अगर कोई संख्या आपकी ऐसी है कि 7.5 लिख करके इसके आगे 2 जीरो लिखा हुआ है, या एक कोई संख्या है जो कि 0.0200 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर इन दोनों ही संख्या में हम सार्थक अंकों की बात करें, मान लेते हैं एक और जीरो लगा लेते हैं, अगर इन दोनों ही संख्या में अगर हम सार्थक अंकों की बात करें तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि दशमलव के बाईं ओर अगर शून्य होगा तब वह नहीं गिना जाएगा, वह सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन दशमलव के अगर दाईं ओर होगा शून्य तो वह क्या होगा, काउंट होगा। तो अगर इसमें हम सार्थक अंकों की संख्या देखें तो कितना है, 1 2 3 4। इसमें अगर देखें तो यह देखिए आपका जो है अशून्य संख्या के बाईं ओर है, और अशून्य संख्या के बाईं ओर अगर शून्य आता है तो वह आपका सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन ये जो शून्य है ना, यह अशून्य संख्या के दाहिने ओर आ रहे हैं, और दाईं ओर के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें दोनों में ही कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक अंकन पद्धति की, जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है n इंटू 10 टू पावर कितना, 10, n इंटू 10 टू पावर 10, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी ना, यह 10 की घात मायने नहीं रखती है सार्थक अंक में, यहां मायने रखता है ये। तो n में सार्थक अंकों की संख्या, n में सार्थक अंकों की संख्या जितनी होगी, n में सार्थक अंकों की संख्या जितनी होगी उतना ही सार्थक अंक इस संख्या में होंगे। यानी कि अगर कोई संख्या आपकी दी हुई है जैसे 0.020 इंटू 10 टू दी पावर अगर -16 दिया हुआ है, तो इस संख्या में अगर हम सार्थक अंकों की बात करें तो यह 10 के पावर जो भी दिया हुआ है यह आपका मायने नहीं रखता। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सार्थक अंकों के रूल को समझ सकते हैं। परीक्षा में आता है, पूछता है, कोई संख्या आपसे दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो जो हम 5-6 आपको ये सार्थक अंकों वाला रूल बताए, उन सार्थक अंकों के रूल को आप अपने नोट्स बुक में बकायदा लिख लेंगे, और इन सारे सार्थक अंकों के अभ्यास को, सारे सार्थक अंकों के एक्सरसाइज को आप ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको सार्थक अंकों में ना बचे। अब आइए इन लोगों से संबंधित कुछ रूल और बताते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। अंकीय संक्रियाएं क्या होती हैं? अंकीय संक्रियाओं के अंदर जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ये सब जो होते हैं ये अंकीय संक्रियाएं कहलाती हैं। अब जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कैसे सार्थक अंक को फाइंड किया जाता है, आइए मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम जोड़ की बात करें, जैसे 1.16 में आपको जोड़ना है कितना, 1.8 अगर जोड़ना है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे, 1.16 को 1.8 से जब जोड़ेंगे, 1.8 से, तो यहां पे कितना उतरेगा, आपका 6 उतरेगा, और यह कितना हो जाएगा,
जाएगा आपका 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 आपका हो जाएगा 2, तो 2.96 आएगा। अब अगर इसमें हमसे पूछे कि इनके योग में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो हमको यहां पे जोड़ के कैलकुलेशन नहीं करना है कि इनके सार्थक अंकों में संख्या कितनी है। हम ये देखेंगे कि एक संख्या हमें ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो सबसे कम सार्थक अंक कितना है 1.8। इसमें आपके 2 सार्थक अंक हैं, इसमें आपके 3 सार्थक अंक हैं, तो इनके योग में भी कितने सार्थक अंक लिए जाएंगे, 2 सार्थक अंक लिए जाएंगे। जिस संख्या के कम सार्थक अंक रहेंगे वही सार्थक अंक गणितीय संक्रियाओं में लिए जाएंगे। यानी कि अगर इसके योग को हमें लिखना हो एक्चुअल रूप में, तो इसका योग कितना होगा 2.9 ही होगा। इस 6 को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे सार्थक अंक में अंकों की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए यहां संख्या कितनी रखेंगे 2 ही रखेंगे। अगर दूसरे क्रम में इसके साथ घटाना है, अगर आपका जैसे 2.86 में 2.84 में आपको घटाना है कितना 0.020 घटाना है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, यानी इसको जब घटाएंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 सार्थक अंक होना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो कम सार्थक अंक होते हैं उतना ही संक्रियाओं में वही कम सार्थक अंक आते हैं। तो इसमें सबसे कम सार्थक अंक इस संख्या में थे कितने 2, तो इसकी संक्रिया चाहे जोड़ करें चाहे घटाना करें इसमें 2 ही सार्थक अंक होंगे। यानी इसमें से जब 2.84 में से हम घटाएंगे तो यह मिलेगा हमारा कितना 2.64 मिलेगा। लेकिन इसको अगर हम एक्चुअल में लिखें तो इसको 2 केवल क्या लिखेंगे 6 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम गुणा की बात करें तो 0.1 इंटू 0.01 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें सार्थक अंक पूछा जाए तो सबसे कम सार्थक अंक कितना है, इसमें 1 सार्थक अंक है, इनमें कितने सार्थक अंक है, इसमें भी आपका 1 सार्थक अंक है। अगर इनका हम गुणा करें तो एक ही सार्थक अंक होगा। कितना सार्थक अंक होगा, एक ही सार्थक अंक होगा। इसमें ऐसे भी एक होगा इसमें, क्योंकि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो 0.01 आएगा और किसी भी अशून्य संख्या की बाईं ओर अगर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा। यदि हम जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें, भाग करें, हमेशा सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, जो सार्थक अंकों की संख्या कम वाली संख्या की होगी वही सार्थक अंकों की संख्या गणितीय संक्रियाओं के बाद भी ली जाएगी। अब आइए हम थोड़ा सा एक रूल आपका और बचा है। जैसे अगर कोई संख्या आपकी दी होती है 6 7 3 2 5 इस प्रकार से कोई संख्या दी होती है और इतने पद को अगर हमें हटाना होता है तो इस बाकी की संख्याओं को हटाने का क्या रूल होता है, आइए हम एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है वह है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, यानी जो अनिश्चित अंक दिए हुए हैं उनका पूर्णांकन हम कैसे करते हैं, आइए हम समझते हैं। जैसे अगर आपके पास एक संख्या है 8.64, अगर 8.64 आपकी कोई संख्या है, इसका अगर आपको पूर्णांकन करना है यानी पीछे का एक अंक आपको छोड़ना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो अंक है यह 5 से कम है, 5 से कम है या फिर 5 से क्या है ज्यादा है। अगर वह अंक लास्ट वाला अंक जिसके बाद से हमें अंकों को छोड़ना है, जैसे एक और एग्जांपल हम इसी के साथ ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 6 5 4 3 8 7 या 5 कुछ भी है, इस प्रकार से एक बड़ी सी संख्या दी हुई है और यदि आपको इतने अंक इसमें से क्या करने हैं, विलुप्त करने हैं, तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जिस अंक को या जिस अंक के बाद वाली संख्या को आपको विलुप्त करना है, सबसे पहले उसको देखेंगे कि आप 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 6 के बाद वाली संख्या को हमें विलुप्त करना है जो कि क्या है 5 से कम है। तो अगर संख्या 5 से कम है तो जो आपकी संख्या दी हुई है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 8.6 और बाकी बाद वाले को भूल जाते हैं। यहां पर देखें तो इस संख्या के बाद को या हमको यहां पे 3 कर लेते हैं, 5 नहीं, 5 वाला अभी रूल बताएंगे बाद में, यहां पे 3 कर लेते हैं। हमको यहां पे ये करना है कि इस संख्या के बाद वाली जितनी संख्याएं हैं उनको हटाना है। तो हम इसको देखेंगे कि यह आपकी 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। तो
यह संख्या 5 से क्या है, कम है, तो अगर 5 से कम हो तो उस संख्या को हम यथावत लिख सकते हैं, यानी 8.6 इसको लिख सकते हैं। इसके आगे लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। यह 5 से अगर कम संख्या हो तब के लिए है। और यदि यही संख्या आपकी क्या हो, जैसे 8.7, 8.7 और 8 हो, इसमें से अगर इस 8 को हमको विलुप्त करना हो तब क्या होगा। यहां हम ये देख रहे हैं कि यह जो संख्या है 5 से क्या है, अधिक है। यह संख्या 5 से क्या है, अधिक है। या एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे 8.67435, इस प्रकार से अगर कोई संख्या ले लेते हैं और यहां इसके बाद की सारी संख्याएं क्या करनी है, हमें विलुप्त करनी है, यानी इसकी सारी संख्याएं हटानी है, तब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। और यहां से हम ये देख रहे हैं कि यह क्या है, 5 से अधिक है। तो जब संख्या 5 से अधिक होता है तो यहां पे क्या है, 5 से अधिक है, तो अगर हम इस संख्या को लिखेंगे तो एक इसमें से हम क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे, इसमें 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो साथ में एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखें, यह जो आपकी संख्या है 5 से क्या है, बड़ी है, तो अगर यहां से सारी संख्याएं हटानी है और यह संख्या 5 से बड़ी है तो आप इसको क्या करेंगे, एक ले आकर के इसमें जोड़ देंगे, यानी 8.7 इसको लिख करके बाकी सारी संख्याओं को छोड़ देंगे। यानी कि कभी भी अगर आपको इस प्रकार से संख्या मिले कि जिस संख्या से आपको उस संख्या को हटाना है और वह संख्या 5 से कम है, वह संख्या 5 से कम है, तो उसको बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही भूल जाएंगे, बाकी संख्याओं को और लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि वह संख्या 5 से बड़ी हो जाती है, यदि वह संख्या 5 से बड़ी हो जाती है तो उसके पहले वाले एक अंक में हम क्या कर देंगे, एक उसमें ऐड कर देंगे, एक जोड़ करके बाकी संख्या को हम लिख देंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो 5 से कम हो उसके साथ क्या करेंगे, 5 से अधिक हो उसके साथ क्या करेंगे। अब आप ये बता दो हमें कि यदि हमें कोई ऐसी संख्या आ जाए 8.65, यानी कि 5 ही आ जाए, इस 5 को हमें विलुप्त करना हो, या हमारे पास आ जाए 8.75 आ जाए, इसको हमें विलुप्त करना हो, या हमारे पास आ जाए 8.7543 इस प्रकार से अगर कोई संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, जब आपका 5 आ जाए उसका रूल बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 रूल है। यदि जो संख्या 5 आई है और उस 5 के पहले वाली संख्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सम है या विषम है, सम है या विषम है। तो यहां से देखें अगर हम, तो ये तो संख्या 5 आई है, इस 5 को हटाना है और इसके पहले वाली संख्या क्या है, आपकी सम संख्या है। यानी कि जो 2 से संख्याएं कट जाती हैं सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं होती हैं। तो यहां पे आपका क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है और इसके बाद में 5 है। तो इस 5 को जब हम हटाएंगे तो इसको हम 8.6 ऐसे का ही ऐसे रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए, इस 5 को हटाना है और इसके पहले वाली जो संख्या है, इस 5 को हटाना है, इसके पहले वाली जो संख्या है कैसी है आपकी, इसके पहले वाली संख्या जो है कैसी है, विषम है। और जब संख्या विषम होती है तो फिर से हम इसमें क्या कर देंगे, एक कैरी कर देंगे, एक जोड़ देंगे, यानी यह कितना हो जाएगा 8.8। यह कितना हो जाएगा आपका 8.8। इसमें से भी हमको हटाना है तो यह संख्या कितनी है, विषम है। इसके आगे 7 आया है या इसके आगे 5 रहता तो 5 क्या होता, विषम संख्या होता। और जब इसको हल करते तो एक इसमें जोड़ देते, क्योंकि 5 के पहले वाली संख्या क्या है, विषम है। और जब संख्या विषम होगी तो हम उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो ये रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यदि 5 से कम हो कोई चेंजेस नहीं, यदि आपकी 5 से ज्यादा हो उसके एक अंक पहले एक जोड़ करके लिख देते हैं। यदि आपकी संख्या 5 ही आ गई हो और उसके पहले वाली संख्या सम हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। और यदि आपकी संख्या 5 हो, उसको हटाना हो और उसके पहले वाली संख्या विषम हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन को आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने एक एक टॉपिक्स आपको एकदम लॉजिक के साथ भरपूर समझा दिया, उदाहरण के भी साथ। अब इसके अगले आने वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। इसलिए
वीडियो को देखना ना भूलिएगा। हर एक सवाल आपको एकदम लॉजिक के साथ सहज सरल और आसान भाषा में समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।